सीबीसी के गाइडलाइन के अनुरूप संजय कुमार बादल मंडल और अरविंद कुमार हेम्ब्रम पर यह कार्रवाई की गई है। ये उक्त बातें अपने आवास पर जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के केंद्रीय सचिव अभिषेक सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा। उन्होंने कहा कि पूर्व में शिकायत पर नवंबर 2024 में ईडी अनूप कुमार का स्थानांतरण कर दिया गया था। वहीं महाप्रबंधक संजय कुमार विगत 22 साल से निरंतर संवेदनशील पद पर कार्यरत थे। संजय कुमार ने कोलियरी मैनेजर रहते हुए भी 7 क्रॉसकट माइंस का प्रपोजल बनाया था। निविदा उनके ही नज़दीकी व्यक्ति को दिया गया था। कुल 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, पर एक छटाक भी कोयला नहीं निकाल पाया था। बादल मंडल भी इसमें दोषी थे। महाप्रबंधक रहते हुए उन्होंने डीप माइंस के बहुमूल्य उपकरण व सामान को अपर सीमा प्रोजेक्ट में कार्यरत ठेकेदारों को सौंप दिया था। ठेकेदारों द्वारा श्रम कानून का उल्लंघन करने पर केंद्रीय श्रम विभाग ने ठेकेदारों को निर्गत लेबर लाइसेंस वर्ष 2022 में निरस्त कर दिया था। वह नियम अनुसार पूरी जिम्मेदारी ठेकेदारों की थी, मगर महाप्रबंधक संजय कुमार स्वयं भारत सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए थे, जो कि नियम विरुद्ध है। सेल कंपनी जो है उसके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कोई डिवीज़न है तो वो है कोलियरी डिवीज़न, चास नाला और जीतपुर। कोलियरी डिवीज़न के ठेका मजदूर और जो सेल कर्मचारी हैं वो भारत के सबसे मेहनतकश मजदूरों में से एक हैं। उनसे ज़्यादा मेहनती मजदूर शायद ही आपको भारत में मिले, मगर इसके बावजूद कुछ अफसरों की मिलीभगत से और चरम पर की हुई भ्रष्टाचार की वजह से सेल को सबसे ज़्यादा नुकसान आज कोलियरी डिवीज़न से ही हो रहा था। और विगत कई दशकों से यही काला धंधा यहाँ पे चल रहा था। धीरे धीरे करके मैंने चीज़ों को उजागर किया, लोगों को जानकारी हुई और अभी मेरे शिकायत करने के बाद उसमें जांच हुई थी और जांच के बाद पहले ईडी का स्थानांतरण किया गया, ईडी जो अनूप कुमार थे, और कल जो है 3 पदाधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया, जिसमें से कि महाप्रबंधक खनन संजय कुमार, बादल मंडल और एके हेम्ब्रम, इन तीनों को कोलियरी डिवीज़न से सेवानिवृत्त किया गया है, जो कि सीबीसी के गाइडलाइन के अनुरूप किया गया है। इन तीनों की संलिप्तता कई सारे मेरे शिकायतों में जो भी आरोप लगाए गए हैं उनमें सच्चाई पाई गई और उनकी संलिप्तता इन सब में पाई गई थी। खासकर जो महाप्रबंधक संजय कुमार हैं वे विगत 22 साल से निरंतर संवेदनशील पद पर बने हुए थे। जब वो कोलियरी मैनेजर थे उस वक्त उन्होंने एक 7 क्रॉस कट माइंस का प्रपोजल तैयार किया था, जिसके आधार पर निविदा निकाली गई थी, जो कि उनके ही करीबी ठेकेदार को दी गई थी। सेल को इसमें 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, मगर एक चम्मच भी कोयला सेल को बरामद नहीं हुआ था। उस वक्त तो मामले की लिपापोती कर दी गई थी, मगर मैंने दोबारा इसकी शिकायत की और इसके बाद जांच हुआ, जिसमें कि इन सब की संलिप्तता पाई गई थी। महाप्रबंधक खनन रहते हुए इन्होंने एक साजिश के तहत डीप माइंस को बंद किया और डीप माइंस के महंगे उपकरण और साजो सामान इन्होंने अपर सीम प्रोजेक्ट में कार्यरत ठेकेदारों को धीरे धीरे करके चुपके चोरी छुपे स्थानांतरित कर दिया। और इसके अलावा 2022 में जब ये बात उजागर किया मैंने कि ठेका मजदूरों का शोषण हो रहा है और गलत जानकारी दे करके श्रम विभाग से लेबर लाइसेंस लिया जा रहा है, तो केंद्रीय श्रम विभाग ने लेबर लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। जिसके बाद ऐसे एनआईटी का जो शर्त है, नियम है, वो ये है कि किसी भी प्रकार का लाइसेंस है ये लेना और उसको बरकरार रखना, उसके नियमों का पालन करना, ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है। मगर इनका ठेकेदारों के प्रति ऐसा प्रेम था कि ये स्वयं भारत सरकार के कर्मचारी होने के बावजूद ये स्वयं जो है 2022 में भारत सरकार के विरुद्ध हाईकोर्ट पहुंच गए थे, जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी था और बिल्कुल भी विधि सम्मत नहीं था। हाल में अभी अपनी नाकामियों को, अपनी चोरियों को छिपाने के लिए जितना भी घपला इन्होंने डीप माइंस में किया है, डीप माइंस को इन्होंने डुबा दिया। इसमें पूरी तरीके से पानी भर चुका है। डीजीएमएस का देखिए, हर माइंस को क्लोजर करने का एक तरीका होता है, एक प्रणाली तय की गई है, इसके तहत आपको किसी माइंस को क्लोजर करना है। इन्होंने ना उसमें सैंड स्टोइंग की और आज पानी भर गया, जिसमें कि करोड़ों का उपकरण रेलवे सेल का उसमें फंस गया है। लोकोमोटिव, मशीनरी, मोटर, कई सारे कन्वेयर, बहुत कुछ उसमें फंस गया है और अब इसकी अब पुष्टि नहीं हो सकती है। तो जो उन्होंने ठेकेदारों को अपर सिम प्रोजेक्ट में सामान स्थानांतरित किया था, इस बात को छुपाने के लिए कभी सच ना इसमें सच्चाई सामने ना हो, उन्होंने इसको डुबा दिया है।
और डीप माइंस में अभी भी करोड़ों का कोकिंग कोल की एक मोटी लेयर उसमें जो है बर्बाद हो गई, जो पानी में डूब गई है। अगर संजय कुमार, ईडी अनूप कुमार, एक और अधिकारी है जिनका भी नाम नहीं लेना उचित नहीं होगा क्योंकि जांच अभी चल रही है, उसके अलावा बादल मंडल, एके हेम्ब्रम, इन पदाधिकारियों की वजह से सेल के जितने ठेका मजदूर हैं और जो सेल कर्मचारी हैं उनके पास उनके भविष्य को लेकर दिक्कत पैदा हो गई है, क्योंकि डीप माइंस डूब चुका है। वरना अभी और आने वाले 2-3 दशकों तक आराम से डीप माइंस चलता। ईडी जो इसके पहले थे उनके ऊपर भी जांच हुई, अनूप कुमार जो थे, और यहाँ पे एक तरह का स्कैम चलता है, मेडिकल इनवैलिडेशन स्कैम चलता है, जिसमें कि अनूप कुमार की संलिप्तता पाई गई। इसमें ये लोग करते क्या है कि मेडिकल इनवैलिडेशन में मेडिकल ग्राउंड पे, अगर कॉम्पनसेटरी ग्राउंड पे अपने आश्रित को नौकरी देने का प्रावधान है, जो जायज़ जो मामले होते हैं उनमें इनको अगर पैसा नहीं मिलता है तो ये लोग जानबूझ के उसको इतना डिले करते हैं कि आश्रित तक की मौत हो जाती है। और जो नाजायज़ मेडिकल अनफिट वाले फर्जी केसेस होते हैं उनको ये लोग पैसा लेकर के उसको पास कर देते हैं और उनके आश्रित को नौकरी दे देते हैं। तो ऐसे 3-4 मामलों की मैंने शिकायत की थी, जिसमें कब किए थे शिकायत 2024 से शिकायत इस मामले में शुरू हुई थी, और उसी मामले में संलिप्त पाए जाने पर अनूप कुमार का भी स्थानांतरण हुआ था, जो सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन में हो गए थे। और उसमें जैसा मैंने कहा अभी कुछ मामलों की जांच चल रही है और भी अधिकारी इसके जद में आएंगे। और संजय कुमार और अरविंद कुमार हेम्ब्रम सीपीआईओ है सेल के, और आरटीआई एक्ट के मामले में इनका रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा खराब है। सीआईसी से कई बार इनको चेतावनी मिल चुकी है, कई बार इनको वार्निंग मिल चुकी है। ये कभी आरटीआई का जवाब नहीं देते थे, या सेक्शन 8 या सेक्शन 9 लगा करके हर प्रकार के जवाब को रोक दिया करते थे। और भू संपदा पदाधिकारी होने के नाते इनकी भी संलिप्तता कई सारे भ्रष्ट कांडों में पाई गई है। और इन्हीं सब के कारण इन तीनों को जबरन सेवानिवृत्ति दी गई है। और ये पहले ज़रूर हैं, मगर कोरेरी डिवीज़न के ये आखिरी नहीं है जिनके भ्रष्टाचार का सच दुनिया के सामने आया है। मगर इन्होंने ऐसा कर दिया कोलेरी डिवीज़न को कि जिस कोलेरी डिवीज़न ने कई मजदूरों को, कई परिवारों को दशकों तक पाला था, आज इनके लोभ लालच के वजह से कोलेरी डिवीज़न अपनी आखिरी सांसों पर है। और शायद 1 साल बाद ये टासरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद हमेशा के लिए अस्तित्व खो जाएगा।